नमस्कार, आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ALP CBT2 एग्ज़ाम के लिए या फिर RRB जेई एग्ज़ाम के लिए आप भरें तो भी उसके भी देख सकते हैं, और जो फ्रेंड्स मतलब कोई भी जेई का एग्जाम हो उसके भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंगल फेज मोटर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, वन लीनियर है, और 3 फेज का भी देखेंगे, और सिंक्रोनस मोटर का भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो मैं पढ़ते जाऊँगा, आप लोग सुनते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना है दोस्तों। देखिए, सिंगल फेज मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, एक लाइन का क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि बताइए कि कौन सा मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है ऑप्शन में से। तो फ्रेंड्स, कौन सा नहीं होता है? सिंगल फेज जो मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नहीं बन पाता है। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल फेज होता है, कम से कम घूमने के लिए कम से कम 2 या 3 फेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए उसके बाद जो फ्रेंड्स सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए जो है हम कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। देखिए, मैंने दूसरा लाइन इसमें वही दिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये दिया है कि सिंगल फेज मोटरों का वर्गीकरण फेज विभक्त करने के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद अगला पॉइंट है स्प्लिट फेज प्रेरक मोटर को प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। किसको? स्प्लिट फेज प्रेरक मोटर को प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होता है मुख्य वाइंडिंग, जिसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, और एक होता है सहायक वाइंडिंग, जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। यानी कि 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग। ऐसा भी हो सकता है कि पूछ देगा कि बताइए मुख्य वाइंडिंग को और क्या कहते हैं, तो रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और एक होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग होती है। ठीक है ना, रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेटों की बनाई जाती है। याद रखिएगा, जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो उसका तार मोटा होता है, और लेकिन जो है लपेटा कम होता है उसमें। इसका जो है प्रतिरोध कम होता है तथा जो रिएक्टेंस होता है ना वो उच्च होता है। खांचों में इसे अधिक गहराई में स्थापित किया जाता है। किसको? रनिंग वाइंडिंग को। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तार, याद रखिएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तार तथा अधिक लपेटों की बनाई जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जो रनिंग वाइंडिंग है वो मोटा तार होता है लेकिन लपेटा कम होता है उसमें, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो पतला तार होता है लेकिन लपेटा की संख्या उसमें अधिक होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट हम देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध अधिक होता है, जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग उसका प्रतिरोध अधिक होता है तथा रिएक्टेंस निम्न होता है। इसे खांचों में रनिंग वाइंडिंग को स्थापित करने के बाद जो है, मतलब इसे खांचों में रनिंग वाइंडिंग को स्थापित करने के बाद स्थापित किया जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, खांचों में पहले हम रनिंग वाइंडिंग को लगाते हैं, उसके बाद जो है हम जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को लगाते हैं खांचों में। ठीक है ना उसके बाद देखिए, रनिंग वाइंडिंग को सप्लाई के समांतर में तथा स्टार्टिंग, याद रखिएगा, जो मुख्य वाइंडिंग है, जो रनिंग वाइंडिंग है उसको जो है सप्लाई के समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको जो है अपकेंद्रीय स्विच तथा कैपेसिटर यानी कैपेसिटर के श्रेणी में संयोजित की जाती है। मतलब वही कैपेसिटर रनिंग वाइंडिंग को सप्लाई के समांतर में तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को अपकेंद्रीय स्विच तथा कैपेसिटर के श्रेणी में संयोजित की जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए स्प्लिट फेज जो प्रेरक मोटर होता है उसको जो है 0.5 HP तक बनाया जाता है। स्प्लिट फेज प्रेरक मोटर को 0.5 HP तक बनाया जाता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस उच्च होने के कारण प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टता से 40 डिग्री से 50 डिग्री पिछड़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंस जो होता है रनिंग वाइंडिंग का उच्च होता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न होने के कारण प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज के लगभग जो है इन फेज यानी कि 10 डिग्री से केवल 15 डिग्री पिछड़ी हुई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न होने के कारण, ठीक है ना, अब वही दोस्तों देखिए, रनिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस उच्च होता है। ठीक है ना, स्प्लिट फेज मोटर में, तो उसमें क्या होता है, इसलिए जो विद्युत धारा जो है वोल्टता से 40 से 50 डिग्री पिछड़ जाता है। और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न होने के कारण जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज के लगभग इन फेज होता है, मतलब 10 से 15 डिग्री केवल पिछड़ा होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर के 75% से अधिक गति प्राप्त कर लेने पर अपकेंद्रीय स्विच जो है वो ओपन हो जाता है,
जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा प्रवाह शून्य हो जाता है। किसमें? स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो है धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है। जब मोटर जो है वो 75% जो है से अधिक गति प्राप्त कर लेता है तो जो अपकेंद्रीय स्विच लगा होता है वो ओपन हो जाता है और जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपकेंद्रीय बल के कारण जो है प्रचालित होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल जो है स्विच लगा होता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण प्रचालित होता है। यह शाफ्ट तथा एंड कवर जो एंड कवर पर अवस्थित होता है। ठीक है, शाफ्ट और एंड कवर पर। स्प्लिट फेज इंडक्शन का पावर फैक्टर जो है 0.3 से 0.4 के बीच होता है। स्प्लिट फेज प्रेरक मोटर तथा कैपेसिटर मोटर के रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे परिवर्तित कर मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। याद रखिएगा कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्प्लिट फेज प्रेरक मोटर तथा कैपेसिटर मोटर के रनिंग अथवा यानी कि रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे को परिवर्तित करेंगे तो मोटर की जो घूर्णन दिशा है वो परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, प्रेरक मोटर में रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग के संयोजन बदलने पर घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी किसी एक का ही आप बदल सकते हैं, दोनों का बदलेंगे तो फिर जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी डायरेक्शन में फिर से घूमेगा। ठीक है ना। सिंगल फेज मोटर में रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा, सिंगल फेज प्रेरक मोटर में जो है रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर स्थापित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर तथा टार्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च होता है। किसका उच्च होता है पावर फैक्टर? कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर जो है उच्च होता है। ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में रनिंग वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज से 70 डिग्री पिछड़ जाती है तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में कैपेसिटर जुड़े होने के कारण धारा आरोपित वोल्टेज से 20 डिग्री आगे बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है अस्थायी कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में 2 से 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। किसके? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। ठीक है। उसके बाद देखिए कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टार्क रनिंग जो है रनिंग से 3 गुना अधिक होता है। याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग टार्क होता है ना कैपेसिटर रन मोटर का, वो रनिंग टार्क से जो है 3 गुना अधिक होता है। ठीक है। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों देखिए, कैपेसिटर रन मोटर 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्यरत रहती है। सैडेड पोल मोटर को छायांकित ध्रुव मोटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, सैडेड पोल मोटर को छायांकित ध्रुव मोटर भी कहते हैं। ठीक है ना। सैडेड पोल मोटर में प्रत्येक पोल एक खांचे के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। एक खांचे के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। इनमें से एक भाग बड़ा जो सैलिएंट पोल तथा दूसरा भाग छोटा जो सैडेड पोल कहलाता है। सैडेड पोल सैलिएंट पोल का 1/3 भाग होता है। सैडेड पोल मोटर का रोटर सैलिएंट पोल से सैडेड पोल की ओर गति करता है। याद रखिएगा, जो रोटर है वो सैलिएंट पोल से सैडेड पोल की ओर गति करता है। सैडेड पोल मोटर प्रायः 3 वाट से 125 वाट क्षमता में बनाई जाती है। सैडेड पोल मोटर की दक्षता 3% से 35% तक होती है। ठीक है। सैडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती। घूर्णन दिशा परिवर्तन के लिए दोहरी सैडेड पोल मोटर या दोहरी सैलिएंट पोल मोटर बनाई जाती है। यूनिवर्सल मोटर की संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। इसे एसी तथा डीसी सप्लाई पर चलाया जा सकता है। किसको? यूनिवर्सल मोटर को दोनों सप्लाई पर चलाया जा सकता है। ठीक है। यूनिवर्सल मोटर यानी कि सार्वत्रिक मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लोड के विलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। यूनिवर्सल मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए क्योंकि बिना लोड के इसकी गति भयानक रूप से बढ़ सकती है। मिक्सर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन आदि उपकरणों में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन दिशा आर्मेचर अथवा फील्ड स्टेटर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करके परिवर्तित की जा सकती है। रेल इंजन के लिए 200 से 600 वोल्ट 25 हर्ट्ज 2200 हॉर्स पावर यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। रिपल्सन मोटर समान चुंबकीय ध्रुवों के प्रतिकर्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। समान चुंबकीय ध्रुवों के प्रतिकर्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। रिपल्सन मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को कार्बन ब्रशेस के द्वारा शॉर्ट किया
जाता है। ठीक है ना, किसके द्वारा? कार्बन ब्रशेस के द्वारा। ठीक है, रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष से लगभग 20 डिग्री के अंतर पर रखा जाता है। यदि कार्बन ब्रशेस को खिसकाकर दाईं ओर से स्टेटर चुंबकीय अंश के 20 डिग्री बाईं ओर कर दिया जाए तो रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आइए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया सिंगल फेज मोटर्स के बारे में। ठीक है ना, अब देखिए हम आइए जो सिंक्रोनस मोटर भी पढ़ेंगे दोस्तों, तो आइए इससे पहले जो हम थ्री फेज मोटर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से देखते हैं कहाँ शुरू हो रहा है। ठीक है ना, थ्री फेज मोटर के बारे में यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, थ्री फेज यानी कि 3 कला प्रेरण मोटर। ठीक है ना, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंगल फेज मोटर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम फिर सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उच्च स्टार्टिंग टार्क तथा अच्छा गति रेगुलेशन होने के कारण थ्री फेज मोटर का अधिक उपयोग करते हैं। तो हम थ्री फेज मोटर का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो है इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो उच्च होता है और जो गति रेगुलेशन होता है दोस्तों वो भी अच्छा होता है। ठीक है ना, इसलिए हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत के समान होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित होता है। ठीक ना, 3 फेज मोटर सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा अधिक अश्व शक्ति की बनाई जाती है। ठीक है, तो समझ गए बात, अधिक हार्स पावर की बनाई जाती है 3 फेज मोटर। ठीक है, 3 फेज मोटर में घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेल्फ स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो है घूमने के लिए जो है कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है, तो ये तो 3 फेज है दोस्तों, तो ये सेल्फ स्टार्ट होता है। इसको जो है मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगाया जाता है कि मतलब अपने से घूमे। ठीक है ना, ये अपने आप घूमने लगता है। ठीक है, 3 फेज मोटर की वाइंडिंग को स्टेटर में 120 डिग्री पर स्थापित किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उस गति को हम सिंक्रोनस गति अथवा तुल्यकालिक गति कहलाती है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा होता है। किसके द्वारा? ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है ना। सिंक्रोनस गति तथा रोटर गति का अंतर याद रखिएगा क्या कहलाता है? वास्तविक स्लिप कहलाता है। किसके बीच का अंतर? सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर। ठीक है, एनएस माइनस एनआर। इंडक्शन मोटर की गति फ्रीक्वेंसी के समानुपाती तथा पोलों की संरचना के विलोमानुपाती होती है। याद रखिएगा, इंडक्शन मोटर की गति जो है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है और पोलों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। ठीक है ना। स्टार्टिंग में प्रतिशत जो परसेंटेज स्लिप होता है उसका मान 100% होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय रोटर की जो गति है वो 0 होती है। रनिंग अवस्था में प्रतिशत स्लिप का मान 2% से 5% तक होता है। ठीक ना। मोटर की गति बढ़ने पर प्रतिशत स्लिप का मान कम होता है। स्टार्टिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। स्टार्टिंग में जो है रोटर फ्रीक्वेंसी का मान जो है स्टेटर फ्रीक्वेंसी के मान के बराबर होता है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। रनिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी का मान 2 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है ना। स्टेटर गति रोटर गति का मान समान होने पर मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाएगी तथा मोटर की गति 0 होगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्थिर भाग स्टेटर तथा घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। इंडक्शन मोटर का घुमाव बल यानी जो टार्क है वो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। डबल केज स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टार्क सिंगल केज की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है ना। और डबल केज रोटर में बाहरी केज पीतल तथा आंतरिक केज तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। डबल केज रोटर में बाहरी केज का प्रतिरोध अधिक होता है। याद रखिएगा, डबल केज रोटर में जो बाहरी केज का प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है और रिएक्टेंस कम रखा जाता है। डबल केज रोटर में आंतरिक केज का प्रतिरोध जो है कम तथा रिएक्टेंस अधिक रखा जाता है। याद रखिएगा, जो डबल केज होता है, डबल केज रोटर में बाहरी केज का जो प्रतिरोध अधिक रखा जाता है और रिएक्टेंस कम रखा जाता है, लेकिन जो है डबल केज रोटर में आंतरिक केज का प्रतिरोध कम रखा जाता है और रिएक्टेंस अधिक रखा जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो ऊपर वाला केज है उसका प्रतिरोध अधिक होगा लेकिन रिएक्टेंस कम होगा, और जो नीचे वाला जो है रोटर है, जो डबल केज वाला रोटर है, उसमें आंतरिक केज का प्रतिरोध कम और रिएक्टेंस अधिक रखा जाता है। ठीक है।
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का? वाउंड प्रकार का। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का घुमाव बल जो टार्क है वो स्क्वायरल केज जो गिलहरी पिंजरा मोटर है उसकी अपेक्षा उच्च होता है, ठीक है ना। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो टार्क होता है वो स्क्वायरल केज मोटर की अपेक्षा उच्च होता है, ठीक है ना। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग को बाहरी 3 केज परिवर्तित रियोस्टेट के द्वारा जोड़ा जाता है। इंडक्शन मोटर लैगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करता है, पश्चगामी यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 0.7 से 0.8 पावर फैक्टर पर कार्य करता है। स्प्लिट रिंग इन प्रेरण मोटर 0.8 से 0.9 लैगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करता है, ठीक है ना। जो स्क्वायरल केज होता है 0.7 से 0.8 और जो स्लिप रिंग है 0.8 से 0.9। प्रेरण मोटर में पोलों की संख्या बढ़ाने पर गति कम तथा आवृत्ति बढ़ाने पर अधिक गति होती है। याद रखिएगा कि अगर हम पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो गति कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर गति अधिक होती है। प्रेरण मोटर में पोलों की संख्या घटाने पर गति अधिक होगी तथा आवृत्ति घटाने पर गति घटती है, ठीक है ना। 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदलकर परिवर्तित की जा सकती है। इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक धारा का मान रनिंग धारा की अपेक्षा 5 से 6 गुना अधिक होती है। याद रखेगा, इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक जो धारा का मान होता है वो रनिंग धारा की अपेक्षा 5 से 6 गुना अधिक होता है। मोटर में प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए अर्थात सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर यानी कि प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है। DOL स्टार्टर का प्रयोग यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग 5 HP यानी 5 हार्स पावर से कम क्षमता की मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यह स्टार्टर मोटर में धारा को सीमित नहीं करता, केवल ओवरलोड से सुरक्षा करता है। ओवरलोड रिले यानी कि अतिभार रिले 2 प्रकार की होती है, चुंबकीय प्रचालित और ऊष्मीय प्रचालित। कंडक्टर प्रवर्तक मतलब कि कॉन्टैक्टर स्टार्टर का मुख्य भाग होता है कॉन्टैक्टर, ठीक है ना, जो कई परिपथों को एक साथ ऑन ऑफ करता है। DOL प्रवर्तक में DOL स्टार्टर में सहायक कॉन्टैक्टर को जो है नॉर्मली ओपन NO ऑन पुश बटन के समांतर में संयोजित किया जाता है। नॉर्मली ओपन पुश बटन के ओपन होने पर सहायक कॉन्टैक्टर जो है नो बोल्ट कॉइल NBC नो बोल्ट कॉइल के परिपथ को पूर्ण रखता है। NBC और OLC नॉन जो है नो बोल्ट कॉइल ओपन, इसको क्या बोलते हैं याद रखिएगा। NBC और OLC ऑन पुश बटन तथा ऑफ पुश बटन 2 फेज के मध्य श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। इचिंग या जॉगिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर अथवा वैद्युतिक उपकरण की प्रचालन स्थिति जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो इचिंग क्या होता है पूछेगा क्वेश्चन में कि इचिंग या जॉगिंग क्या होता है, तो इसका जो प्रयोग है इसका मतलब प्रयोग जो है किसी मोटर अथवा वैद्युतिक उपकरण की प्रचालन स्थिति जांच करने के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को स्टार्टिंग के समय 58% 240 वोल्टता मिलती है, 58% वोल्टता मिलती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को पहले स्टार संयोजन में प्रचालित किया जाता है। पहले स्टार में स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा स्टार्टिंग के समय स्टार संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग को जो है मतलब समझ लीजिए कि जो है लाइन वोल्टेज का √3 भाग वोल्टेज प्राप्त होती है, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को डेल्टा संयोजन में करने पर मोटर को पूर्ण लाइन वोल्टेज प्राप्त होती है, ठीक है ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को डेल्टा संयोजन में करने पर मोटर को पूर्ण लाइन वोल्टेज प्राप्त होती है। अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के नॉर्मली ओपन पुश बटन को दबाने पर मोटर स्टार में प्रचालित होती है तथा इसे तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक मोटर पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त न कर ले। अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के NO पुश बटन के ओपन होने पर स्टार्टर के द्वारा मोटर के संयोजन डेल्टा में हो जाते हैं। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का प्रयोग किया जाता है। इसका लाभ यह है कि NO पुश बटन को मोटर के पर्याप्त गति प्राप्त करने तक इसे दबाए रखना नहीं पड़ता।
स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में नॉर्मली ओपन पुश बटन को दबाकर छोड़ने पर मोटर टाइमर के द्वारा पूर्व निर्धारित समय के बाद डेल्टा में प्रचालित हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 3 HP से अधिक क्षमता की मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। 3 HP या 5 HP कह लीजिए, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग जो है 10 हॉर्स पावर से अधिक शक्ति वाली स्क्वायरल केज मोटर के प्रचार के लिए किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को सीधी तथा विपरीत दिशा में चलाने के लिए प्रयोग किया गया परिपथ प्लगिंग सर्किट कहलाता है। इसका उपयोग लिफ्ट, क्रेन आदि में किया जाता है। मोटर को सप्लाई देने के बाद पहले इंचिंग परिपथ के द्वारा मोटर को चलाना चाहिए और संतुष्ट होने पर ही उसे लोड से संयोजित करना चाहिए। 3 फेज कम्यूटेटर मोटर की घूर्णन गति को शून्य और अधिकतम घूर्णन गति के बीच परिवर्तित किया जा सकता है। 3 फेज कम्यूटेटर मोटर 1000 HP तक बनाई जाती है। याद रखिएगा, 3 फेज कम्यूटेटर मोटर 1000 HP तक बनाई जाती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की चलती अवस्था में एक फेज के अनुपस्थित होने पर सिंगल फेजिंग दोष कहलाता है। इस अवस्था में मोटर लोड नहीं उठा पाएगी। प्रवर्तक यानी कि स्टार्टर में अतिभार रिले को अंकित विद्युत धारा मान के 1.5 गुना मान पर सेट करना चाहिए, ठीक है ना। 1.5 गुना मान पर सेट करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं प्रतिरोध अधिक तथा रिएक्टेंस निम्न होता है। इसे खाचम नहीं ठीक है, यहाँ तक पूरा होगा ना। सेट करना चाहिए 1.5 गुना मान पर सेट करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमारा सिंगल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो सिंगल फेज हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंक्रोनस मोटर के बारे में, ठीक है ना। चलिए देखिए, सिंक्रोनस गति जो है पर घूमने वाली मोटर को हम सिंक्रोनस या तुल्यकालिक गति कहते हैं। नियत गति यानी कि इसकी जो स्पीड होती है ना एकदम कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। कांस्टेंट होती है, नियत होती है, इसकी स्पीड बदलती नहीं है। यानी कि अगर वो 1000 RPM से घूमता था तो 1000 RPM पर ही वो घूमेगा, ठीक है। देखिए सिंक्रोनस गति को NS से प्रदर्शित करते हैं, NS से, ठीक है ना। सिंक्रोनस मोटर स्वयं चालू यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, बेचारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है सेल्फ मोटर वाला, मतलब सिंक्रोनस मोटर वाला, ठीक है ना। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना वो शून्य होता है, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट ना भाई तो दोस्तों क्या होगा, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क इसका शून्य ना होगा, है कि नहीं। तो सिंक्रोनस मोटर की गति पर सामान्य लोड परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि जो लोड इस पर अगर हम लोड इस पर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इस पर इसकी स्पीडिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि सिंक्रोनस मोटरवेज का नाम है तो क्या किया जाएगा, है कि नहीं। यदि सिंक्रोनस मोटर पर अत्यधिक लोड बढ़ा दिया जाए तो वह गति नहीं करेगी तथा उसकी गति शून्य हो जाएगी। यानी कि अगर किसी चीज़ को मतलब अगर हाथी नहीं, अगर किसी इंसान को वो 4 रोटी खाता है तो 40-50 रोटी खिला देंगे तो वो क्या कहीं चल पाएगा, वो मतलब हिलेगा नहीं, कहेगा कि नहीं भाई हमको सुते था, हमके जाए कि ना मन कर, हमारा पेट भरल बा एकदम, हम मतलब कहीं जाए ना। तब उधर ये बतिया यूँ बा कि मतलब कि अगर अत्यधिक लोड बढ़ा देंगे इस पर तो वो गति नहीं करेगी बेचारी, उसकी गति क्या होगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही बात है, यानी कि किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा जब हम कुछ उस पर कर देते हैं तो वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो यही बेचारे की हालत होती है, ठीक है। तो देखिए अगला कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसको याद रखिएगा, चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है ना। सिंक्रोनस मोटर को वैद्युतिक ऊर्जा AC तथा DC व यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। यानी कि इसको जो है दोनों ऊर्जा चाहिए, AC भी चाहिए और DC भी चाहिए इसको, ठीक है ना। और यांत्रिक ऊर्जा भी इसको देना पड़ता है भैया। चलिए सिंक्रोनस मोटर लीडिंग, लैगिंग तथा इकाई किसी भी पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। तो भैया ये ऐसा मोटर बा कि जो ना लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करी, लैगिंग पे और यूनिटी पावर फैक्टर पर ही काम कर सकता है। सिंक्रोनस मोटर मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य सिंक्रोनस मोटर, एक होता है ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो देखिए क्षेत्र उत्तेजना मतलब फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करके मोटर का पावर फैक्टर परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसका अगला जो पॉइंट कर रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की क्षेत्र उत्तेजना जो फील्ड एक्साइटेशन बा उसको सामान्य रखने पर जो अगर उसको हम सामान्य रखते हैं तो जो मोटर है वो इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। यानी कि अगर फील्ड एक्साइटेशन जो है हम नॉर्मल रखेंगे तो जो मोटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करेगी।
लेकिन अगर हम जो फील्ड एक्साइटेशन है अगर हम सामान्य से कम कर देंगे, अगर हम कम कर देंगे तो वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, यानी कि पश्चगामी पावर फैक्टर पर काम करेगा। लेकिन अगर वही क्षेत्र उत्तेजना को फील्ड एक्साइटेशन को नॉर्मल से अधिक कर देंगे तो वो लीडिंग पावर फैक्टर उसको मिलने लगेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर की भांति कार्य करती है। जब सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है तो रिलक्टेंस कहलाता है। ठीक है, रिलक्टेंस कहलाता है, कुछ कहलाता है, कहीं क्या कहलाता है, रिलक्टेंस मोटर कहलाता है, ये मान लीजिए। सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम ही है सिंक्रोनस मोटर, इस नियत गति से चलने वाला मोटर है। सिंक्रोनस मोटर जो है इसमें हमें हंटिंग दोष विद्यमान होता है। कौन सा? हंटिंग दोष होता है सिंक्रोनस मोटर में, जिसके कारण जो है लोड में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाने पर मोटर का रोटर कंपन करने लगता है। भैया कंपन ये करने लगता है, ठीक है ना, हाथ इसका शरीर हिलने लगता है। तो मतलब अगर थोड़ी सी भी और लोड में वृद्धि हो जाएगी ना तो ये एकदम इसका जो रोटर जो घूमने वाला भाग इसका है वो कंपन करने लगेगा बेचारा, कहेगा अरे बाप का होगल हमारे ऊपर का पड़ गल, बड़ा ऐसे हो जाता है, समझ लीजिए, ठीक ना। चलिए, सैलिएंट पोल टाइप इंडक्शन मोटर जो है, जो सैलिएंट पोल टाइप इंडक्शन मोटर है वो पिंजरा प्ररूपी इंडक्शन मोटर की भांति स्वयं चालू हो जाती है। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को पारेशर लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन के समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक ना। इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर की भांति स्वयं चालू हो जाती है और सिंक्रोनस मोटर को चालू करने में प्रयुक्त पोनी मोटर में पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर से एक जोड़ा कम रखी जाती है। मशीनों की घूर्णन गति नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र टैकोमीटर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। टैकोमीटर क्या करता है? मशीनों की घूर्णन गति नापता है कि वो कितना गति से घूम रहा है। सिंक्रोनस मोटर पर लोड का मान बढ़ जाने पर इसका रोटर कंपन करने लगता है और यह दोष क्या कहलाता है? उसको हम हंटिंग कहते हैं। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? फील्डों पर जो है, जो फील्ड होता है उसका, उस पर डैम्पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। भैया तो जो है हंटिंग मतलब जो है डोला मत, मतलब कंपन नहीं करेगा, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के रोटर की संरचना में परिवर्तन करके उसे ऑटो सिंक्रोनस मोटर अर्थात सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। यदि किसी इंडक्शन मोटर में स्टेटर गति तथा रोटर गति बराबर हो जाए तो वह मोटर सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करेगी। सिंक्रोनस मोटर का टार्क बढ़ाने तथा सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। याद रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर का टार्क बढ़ाने तथा सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। पूछेगा क्वेश्चन कि डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है, तो याद रखिएगा उसका टार्क बढ़ाने तथा उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। और यहाँ पे देख लीजिए कि हंटिंग दोष को दूर करने के लिए फील्डों पर डैम्पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, सिंक्रोनस मोटर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो यानी कि इस चैनल पर आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोज आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने मतलब रिश्तेदारों के साथ, अपने दुनिया के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले नए क्वेश्चन के साथ में, अगले नए टॉपिक के साथ में। तो जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।